तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का चौथा अध्याय। तो चौथे अध्याय के हम लोग आंकिक प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आंकिक प्रश्नों में यह भाग हमारा 3 होगा, ठीक है। पहले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक किया है। दूसरे भाग में 7 से 8, 9, ठीक है, 3 क्वेश्चन उसमें किए गए हैं। और यह भाग 3 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि 2 चल कुंडली, ठीक है, गैल्वेनोमीटर M1 व M2, ठीक है। इसमें 2 चल कुंडली है जिसमें 2 गैल्वेनोमीटर लगे हैं M1 और M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि R1 यानी ये पहले मीटर की बात बता रहा है कि पहले मीटर R1 पहले मीटर का प्रतिरोध कितना है 10 ओम। उसमें फेरों की संख्या कितनी है 30 फेरे हैं। और उसमें जो उसका क्षेत्रफल है वह कितना दे रखा है 3.6×10⁻³ मीटर स्क्वायर है। और यह जो B1 है, B1 का मान दे रखा है, चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका जो मान दे रखा है 0.25 मीटर, ठीक है, सॉरी टेस्ला है। अब उसके बाद यह तो हो गया मीटर M1 के लिए। अब मीटर M2 के लिए देखिए उसका प्रतिरोध दिया है R2 बराबर 14 ओम, ठीक है। और उसमें M2 यानी फेरों की संख्या कितना दे रखा है 42। और उसका जो क्षेत्रफल दिया है 1.8×10⁻³ मीटर स्क्वायर है। और जो दूसरा गैल्वेनोमीटर उसका जो चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.52 टेस्ला है, ठीक है। तो यह तो दिए गए हैं मीटर M1 और M2 के जो विवरण, उसके बारे में प्रतिरोध दिया है, फेरों की संख्या दिया है, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है। और एक चीज कहा है कि दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग का नियतांक क्या है समान है। मीटर M1 और M2 में जो लगे हुए स्प्रिंग है उनका जो नियतांक वह कितना है समान है, ठीक। आपसे कहा क्या है कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता यानी M2 और M1 यानी मीटर जो है आपका जो गैल्वेनोमीटर M2 एवं M1 की जो धारा सुग्राहिता उसका और M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राहिता, ठीक है। धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता का आपको क्या ज्ञात करना है अनुपात बताना है। क्या बताना है अनुपात बताना है। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं इसका पहला पार्ट, ठीक है। कहा है कि धारा सुग्राहिता, तो हम लिखेंगे कि यह जो मीटर गैल्वेनोमीटर है उसकी धारा सुग्राहिता होती कितनी है। पहले हम लिख लेते हैं मीटर की धारा सुग्राहिता जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं IS से, ठीक है। तो IS बराबर हम लोग लिख सकते हैं जो आपका होता है NAB बटा में K लिख देते हैं। K क्या होता है स्प्रिंग का नियतांक होता है, ठीक। N जो होती है फेरों की संख्या, A जो क्षेत्रफल होता है, B क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह क्या है धारा की सुग्राहिता है। अब यहाँ पर 2 मीटर लगे हुए हैं ना M1 और M2, तो इसमें भी इसका जो फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन उसमें भी आपका हो जाएगा N1 A1 B1 K1, यह हो जाएगा मीटर M1 के लिए। मीटर M2 की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा N2 A2 B2 और हो जाएगा। और यह K जो है नियतांक है तो K को हम K ही रहने देंगे क्योंकि उसका जो मान है वह नियत है दोनों के लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो चीजें हमको पता है, हमको पता है कि R1 बराबर कितना है 10 ओम है, ठीक। और हमको पता है N1 बराबर आपका कितना है 23। और दिया है कि A1 बराबर 3.6×10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और भी कुछ चीजें दिया गया है जी, बिल्कुल आपको दिया गया है B1 कितना दिया 0.25 टेस्ला है। यह तो हो गया किसके लिए मीटर M1 के लिए। अब मीटर M2 की बात करें उसमें जो आपका R2 दिया है जो प्रतिरोध वह कितना दिया है 14 ओम। N2 कितना दिया है N2 बराबर दिया है 42 यानी 42 फेरे हैं। A2 का जो मान दे रखा है वह 1.8×10⁻³ मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसमें B2 का जो मान है वह लिखेंगे तो B2 का मान जो दिया है वह 0.5 नहीं बल्कि 0.50 होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 0 कितना होगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका B2 आ जाएगा, B2 कितना हो जाएगा 0.50 टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। अब यह तो मान आपने सभी का लिख लिया है। अब आपको जो बताना है कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता, ठीक है। तो धारा सुग्राहिता का फार्मूला क्या है IS बराबर NAB बटा में K है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
m2 यानी m2 का m1 के साथ, ठीक है। लिखेंगे m2 की धारा सुग्राहिता, m2 की धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, यह तो हो गया m2 बटा m1 होगा, बटा में क्या हो जाएगा आपका m1 की धारा सुग्राहिता, m1 की धारा सुग्राहिता, ठीक है। इसकी जब हम धारा सुग्राहिता निकालेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा। तो m2 के लिए यह जो सभी मान में 2 2 लगा के लिखेंगे, यानी n2 a2 b2 बटा में हम क्या लिखेंगे k में क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि k जो है दोनों के लिए नियतांक है, इस उसको लगाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह जब अलग होता तब हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी के मान क्या है अलग अलग हैं, इसलिए इसको इस प्रकार n1 और n2 करके लिखना पड़ रहा है। तो m1 के लिए सब क्या हो जाएंगे n1 a2 a1 होगा यहाँ पर a1 b1 बटा में क्या आ जाएगा k। तो आप देखेंगे k से क्या क्या होगा कट जाएगा, तो बच कर क्या आएगा n2 a2 b2 बटा में क्या बचेगा n1 a1 और b1 बचेगा। तो सभी के मान को यहाँ पे हम रखते हैं। तो आप देखेंगे कि n2 का मान कितना है 42 गुणे a2 का मान देखिए कितना है 1.8 गुणे 10 की पावर -3 है, गुणे अगर हम बात करें b2 का मान क्या है 0.50 है, बटा में देखेंगे कि बटा में क्या आ रहा है n1, तो n1 का मान देखिए कितना है 30, तो यहाँ पे आपने 30 लिख दिया, गुणे में अब देखेंगे a1 का मान देखिए कितना है 3.6 गुणे 3.6 गुणे 10 की पावर -3 गुणे अब b1 का मान क्या है 0.25, ठीक है। यह तो मान हो गया, यह 3.6 है। तो अब आइए देखिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, है 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 तो कट गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 42 है तो रहने दीजिए 42, ठीक है। लेकिन एक अंक में यहाँ भी दशमलव, एक अंक में यहाँ भी दशमलव, तो दशमलव क्या होगा खत्म हो जाएगा, नहीं आप लिख सकते हैं 42 गुणे 18 गुणे अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी देखिए 2 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 50, बटा में अगर आप देखें तो यह 30 हो गया है, गुणे इसका जो दशमलव था इसके साथ तो खत्म हो चुका, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 36, फिर गुणे में इसका भी दशमलव खत्म हो चुका, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 25, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 हो गया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 42 बटा 30 आ गया है, ठीक है। आप चाहें तो इसे आप काट सकते हैं 3 से अगर आप काटेंगे तो 14 यहाँ 42 होता है, और यह कितनी बार में कटेगा 10 बार में आएगा 14 बटा 10, और 10 है तो 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव, यानी जो उसकी धारा सुग्राहिता आएगी किसकी m2 एवं m1 की जो धारा सुग्राहिता आएगी वह कितना आएगी 1.4 आएगी, कितनी आएगी 1.4 आएगा, ठीक है। तो यह था आपका धारा सुग्राहिता। अब हम इसका b वाला पार्ट देखेंगे, क्या देखेंगे वोल्ट, क्या कहा है वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। जब वोल्टता सुग्राहिता निकालनी होगी तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यह सब मान, ठीक है। जब यह सब हटा देंगे तो देखिए क्या आएगा, क्योंकि यह जो मान है तो सभी के लिए है, चाहे वह मीटर हो या धारा हो, तो मीटर की तो यहाँ पे आप वोल्टता सुग्राहिता लिखेंगे, धारा यहाँ क्या लिखेंगे वोल्टता सुग्राहिता, ठीक है। और यहाँ पे धारा था, धारा को अपने IS से व्यक्त, इसको किससे व्यक्त करेंगे VS से, और फार्मूला यही होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है, यह सब I के मान है, ठीक। हर उसमें प्रतिरोध का गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा, तो यह क्या हो गया वोल्टता सुग्राहिता। तो वोल्टता सुग्राहिता के लिए भी वही सब मान रहेंगे, लेकिन इसमें भी कहा है कि m2 एवं m1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात, तो लिखेंगे m2 की वोल्टता सुग्राहिता, ठीक है। और फिर उसके बाद बटा में m1
की वोल्टता सुग्राहिता। फिर उसके बाद फार्मूला सेम कंडीशन वही, m2 है इसलिए सब 2 हो जाएंगे, n2 a2 b2 बटा, तो देखिए प्रतिरोध जो आपका R है, देखिए R1 R2 प्रतिरोध अलग अलग है, तो यहाँ पे 2 है इसलिए क्या हो जाएगा R2 और बटा में K रहेगा। बटे में देखिए फिर क्या लिख सकते हैं आप, तो बटे में यह हो गया किसके लिए, यह m2 के लिए। अब m1 के लिए ही सब n1 हो जाएंगे, n1 a1 b1 बटा में R1 इंटू K हो जाएगा। और आप जानते हैं K से K क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच के आएगा n2 a2 b2 बटा में R2। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये R2 तो कटेगा नहीं। अब देखिए मेन बटा तो यह है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब बटा के बटा फिर मेन बटा के बटा, जो क्या चीज है ना ऊपर चली जाती है, तो ऊपर इसका तिरिया गुणा हो जाता है, इसका इस प्रकार से गुणा हो गया, R1 ऊपर चला जाएगा, यानी R1 बटे यह आपका होगा n1 a1 और यह आ जाएगा b1। देख रहे हैं कि नहीं। अब सभी मानों किसमें आप रख सकते हैं, जैसे यह चीज यहाँ पर है, यह चीज पलटकर ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए सभी का मान रखिए n2, जरा ध्यान से देखिए कि n2 है कहाँ, n2 यहाँ पर है, n2 का कितना हो जाएगा 42 गुणे, अब यह आपका हो जाएगा a2 कितना है 1.8 है, गुणे b2 यहाँ पर है 0.50 बटा में R2 का मान कितना है 14 गुणे R1 का मान देखिए कितना है 10 बटा n1, तो n1 का मान यहाँ पे कितना है 30 गुणे a1, तो a1 का मान कितना है 3.6 गुणे 10 की पावर -3 गुणे b1, तो b1 का मान कितना है 0.25। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। हाँ एक चीज और देखिए, यहाँ पर जब हम a2 लिख रहे थे तो a2 का यहाँ पे एक मान छूट गया, a2 का जब आपने 1.8 गुणे 10 की पावर -3 छूट गया था, गुणे b2, तो b2 का क्या आ जाएगा 0.50। सेम कंडीशन जैसे पिछले सवाल में 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपने क्या किया था, इसका दशमलव से इसका दशमलव, इसका दशमलव से इसका दशमलव आपने हटाया था, तो देखिए क्या निकल कर आया था, तो आ जाएगा 42 गुणे इसका हो जाएगा 18 गुणे है हो जाएगा 50 और गुणे में या ऊपर वाला 10। देखिए 42 इसका दशमलव इसके साथ हटा दिए, इसका दशमलव इसके साथ, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक, इससे इसका दशमलव हट गया, इसमें 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक, इससे इसका दशमलव हट गया, तो 42 गुणे 18 गुणे 50 गुणे 10 हो गया। अब नीचे कितना हो जाएगा 14 गुणे 30 गुणे यह हो जाएगा 36 गुणे यह हो जाएगा 25, तो 25 से 50 को आप 2 बार में काट सकते हैं, 18 से 36 को आप 2 बार में काट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है 10 से 30 को आप कितनी बार में काट सकते हैं 3 बार में काट सकते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया 42, यहाँ बच गया 2 बटा में यहाँ बच गया 14 गुणे में 3 और गुणे में 2, यही ना बच रहा है। आप देखिए ये हो गया 42 गुणे 2 बटा 14 42 गुणे में 2, ये दोनों कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो यानी उसमें जो आपकी वोल्टता सुग्राहिता आप निकालेंगे उसका मान कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से आप वोल्टता सुग्राहिता निकाल सकते हैं। तो इसका एक ग्रामर क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्रामर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। कहा है कि ग्रामर क्वेश्चन में कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस यानी 1 गॉस बराबर दे रखा है 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है, का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। ठीक है, कोई एक प्रकोष्ठ है जिसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र बना है 6.5 गॉस का। ठीक है, अब कहा गया कि इसी चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, अब उसी जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है कितने का 6.5 गॉस का, उसी चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को 4.8 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 4.8
4.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेज दिया गया। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को कितने के वेग से भेजा गया है? 4.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वो भी क्षेत्र के कहा लंबवत भेजा गया है। तो व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। तो आपको ये चीज बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन आपने भेजा है चुंबकीय क्षेत्र में, उसका जो पथ होगा वह वृत्ताकार क्यों होगा, यानी जाने के बाद उस चुंबकीय क्षेत्र में वह इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, क्यों। और कहा है कि वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाता है तो वृत्ताकार जो उसका पथ होता है वृत्ताकार क्यों हो जाता है। तो आइए उसके बारे में देखिए। हम लिखेंगे किस प्रकार से, लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। ठीक है, आपने जो इलेक्ट्रॉन को उसके चुंबकीय क्षेत्र में किस दिशा में भेजा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भेजा है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत गतिमान है। अब कहा जा रहा है कि अतः इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल सदैव इलेक्ट्रॉन के वेग के, बल जो होगा इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत दिशा में लगेगा। जब आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें आपने जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसके लंबवत, मान लीजिए इसके लंबवत आपने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, ठीक है। अब कह रहा है इस पे जो बल लगेगा, ये जो चुंबकीय बल लगेगा इलेक्ट्रॉन के वेग के क्या लगेगा? लंबवत लगेगा। समझने का प्रयास करिएगा। जो इलेक्ट्रॉन को आपने मान लीजिए कि कोई एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को भेजे, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, आपने इलेक्ट्रॉन के वेग को इस प्रकार से भेजा ऊपर की तरफ, मान लीजिए आपने इस दिशा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के वेग को भेज दिया इलेक्ट्रॉन को। और अब देखिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसके लंबवत हो गया। अब वही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो इसके लंबवत होगा और इस पे जो लगेगा बल, जो इसके इलेक्ट्रॉन के वेग पे जो लगने वाला बल भी क्या होगा? लंबवत होगा। जो इलेक्ट्रॉन कहा ना, जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में क्या, कहाँ से, यहाँ से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल सदैव इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत दिशा में लगता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। जो बल रहेगा इलेक्ट्रॉन की गति के क्या लगेगा? लंबवत, जिसके कारण उसके वेग में क्या कर देता है? सिर्फ उसके जो दिशा है, वेग की जो दिशा को परिवर्तित कर देता है, परंतु वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है। सीधी सी बात है। जब चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, ठीक। अब जब चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके लंबवत है, तो जिसपे जो लगने वाला बल होगा वह भी वेग क्या लगेगा? लंबवत लगेगा। जब वेग के लंबवत लगेगा, इससे यह क्या होगा कि बल जो होगा इस इलेक्ट्रॉन के जो वेग की दिशा को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। जब उसकी दिशा को परिवर्तित कर देगा और जिसके कारण उसके जो दिशा को परिवर्तित करेगा, परंतु उसके वेग का जो परिमाण होगा, जो जितने के वेग से आपने भेजा है वह वेग उसका वही रहेगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण वह किस पथ पर गति करने लगता है? वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। और जानते हैं जब इस पे जो लगने वाला बल होता है वह वृत्ताकार पथ पर गति करता ही, साथ ही इसको वह एक अभिकेंद्र बल भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण यह क्या करता है? वृत्तीय पथ पर क्या करने लगता है? गति करने लगता है, ठीक है। तो यह चीज हो गया। इस पे जो लगने वाला बल होगा आपका वही होगा क्यू बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा वह कितना होगा? बल F बराबर आपका होगा क्यू वी बी साइन थीटा होगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर लगने वाला बल तो यह हो गया। अब इसी बल के कारण ही यह जो बल होगा उसके किस बल में परिवर्तित हो जाएगा? जो उसके क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अभिकेंद्र बल आप लिख सकते हैं कि अभिकेंद्र बल कितना होगा? अभिकेंद्र बल F बराबर यह होगा mv²/r होता है। दोनों बल ही हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे?
इक्वल हो जाएंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यम वी स्क्वायर अपान आर बराबर क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को भेजा गया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को भेजा गया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम ई बराबर रख सकते हैं, क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि परंतु एक इलेक्ट्रॉन कहा गया, एक इलेक्ट्रॉन यानी एक ई बराबर आप रख सकते हैं, ई बराबर क्या रख देंगे, क्यू रख देंगे। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा यम वी स्क्वायर अपान आर बराबर जो यहाँ पे आ जाएगा हो जाएगा ई वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना के रखे रहिए। ठीक है, अब जो जो चीजें आपको पता पहले उसको लिख लीजिए। आपको पता है कि प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस, यानी जो गॉस किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6.5 गॉस है। ठीक है, इसको हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5 गुणे एक गॉस में कितना 10⁻⁴ टेस्ला होता है, तो 6.5 में से में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6.5 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, टेस्ला। और कहा गया है कि इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को कितने के वेग से भेजा गया है, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो आपका v होगा वह कितना हो जाएगा, 4.8 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा, 4.8 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो आप लिखेंगे वह क्यू, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको आप ई से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश ई कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और क्या चीज आपको बताया गया है कि ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिसको मास क्या कहते हैं, ई से व्यक्त किया गया है, यानी एम बराबर आप लिख सकते हैं 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो इतना सभी मानों तो आपने लिख लिया। अब सभी मानों के लिखने के बाद आपसे पूछा है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या देखिए आपको आर, यही जो है ये त्रिज्या हो गई, आर का मान निकालना है। ठीक है, और हाँ, और जो यहाँ पे थीटा है, क्योंकि वह थीटा क्या बता रहा है कि उसको लंबवत भेजा, यानी थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सभी मान को लिखेंगे कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। चलिए यम का मान देखिए, ये नहीं आपका समीकरण नंबर 1, यम वी स्क्वायर बटा में क्या है, आर बराबर ई वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से एक वी से इसका स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा यम वी बटे आर बराबर ई बी साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमको r का मान चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम r को ऊपर करते हैं, जिसके बटा कुछ उसके बटा में क्या हो जाएगा, 1। अब इसको जब हम ऊपर करेंगे, इसके मान को पलटेंगे तो यह भी मान पलट जाएगा। यानी अगर आप लिखना चाहें इस प्रकार से लिखेंगे r बटा यम वी, जब हम करेंगे इसके मान को पलटेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, 1 बटा ई बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप r बराबर निकालेंगे तो ये बटा में जाके गुणा हो जाएगा, यानी यम वी बटा ई बी साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा के यहाँ कितना रख देंगे, 90 रख देंगे, तो साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो सीधी सी बात आर बराबर क्या आ जाएगा, यम वी बटा ई बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सभी मानों को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे यम का मान आप रखना चाहेंगे तो रख देंगे यहाँ पर 9.1 गुणे 10⁻31 गुणे v का मान कितना है, 4.8 गुणे 10⁻⁶ बटा में देखेंगे ई का जो मान आप देखना चाहेंगे तो 1.6 यहाँ पर है गुणे 10⁻⁻19 गुणे b का मान अगर आप देखना चाहेंगे तो कितना लिखा गया है, 6.5 गुणे 10⁻⁴। ठीक है,
इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो देखिए हमने सभी मानों को रखा, यहाँ पर r बराबर mv बटा eb हुआ, m का मान 10⁻⁻31 हो गया। फिर उसके बाद v का मान देखिए यहाँ पे आपने लिखा है 4.8×10⁻6 हो गया। e का मान आपने रखा है यहाँ से, e का मान आपने कहा यहाँ 1.6×10⁻19 हो गया। b का मान देखिए 4 b का मान देखिए यहाँ पर 6.5×10⁻4 हो गया। अब इसी को हल करना है, ठीक है। अब इसी को जब हल करना है चलिए अब इधर हल कर देते हैं। इधर जब हम हल करेंगे तो देखिए क्या मान निकल कर आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें भी एक अंक पे दशमलव, इसमें भी एक अंक पे दशमलव है, इसमें भी एक अंक पे दशमलव, इसमें भी एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप लिख सकते हैं 91 गुणे, ठीक है, 91 गुणे 48, 91 गुणे क्या लिख देंगे 48 गुणे, अब देख रहे हैं ये 10⁻31 है, यहाँ पे आप लिख देंगे 10⁻31 गुणे 10 कितना है 6 है बटे, फिर वह हो जाएगा 16 गुणे 10⁻19 गुणे 65 हो जाएगा, 65 गुणे 10⁻4। तो अब देखिए 16 से आप 48 को काट सकते हैं 3 बार में, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहें तो इतना हो गया। अब इसके बाद अगर आप काटेंगे तो देखिए किससे कटेगा, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, देख रहे हैं ना। अब उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा 7 × 21 गुणे, अगर आप 31 में 6 को जोड़ेंगे, देख रहे हैं नहीं 31 में, एक काम करिए ये सब पावर को ऊपर लेके चले जाइए, 10⁻31 गुणे 10 कितना है 6 है, -19 -4 कितना हो जाएगा -23 होगा, और -23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +23, यानी 10 कितना हो जाएगा 23, और बटा में कितना बच गया सिर्फ यहाँ पे बच गया 5, तो हो गया 21/5 गुणे। अब देखिए अगर आप इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29, 23 से कितना हो जाएगा 29। अब 31 में से आप 29 घटाने जाएंगे तो क्या मिलेगा 10⁻3 मिलेगा, देखिए -31 है, इसको आप जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, और -31 में से अगर आप 29 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, -2। अब हम देखिए 5 से इसमें भाग करते हैं तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, ठीक है। एक शेष बचेगा, दशमलव आएगी 5 दूनी 10, 4.2 गुणे 10⁻2 आएगा, 4.2 गुणे 10 कितना आ जाएगा -2 आएगा, और यह क्या है त्रिज्या है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, यानी उसकी जो त्रिज्या आएगी वह 4 कितना आएगी 2 गुणे 10⁻2 मीटर आएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है जी, बिल्कुल। तो यह आपका हो गया इसका त्रिज्या, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसका जो वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या होगी वह कितनी होगी 4.2 गुणे 10⁻2 मीटर होगा, ठीक है। अगर आप इसे सेंटीमीटर में भी बदलना चाहेंगे तो एक चीज और भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको जानते हैं आपका आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए देखिए 4.2 गुणे 10⁻2 है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसी में 10⁻2 से गुणा कर देंगे, इससे क्या होगा कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। आप आंसर यहीं तक दे देंगे तब भी आपका क्या है सही है। अगर आप सेंटीमीटर बदलना चाहेंगे तो 4.2 गुणे 10 क्या कहते हैं 4.2 में जो आपके 10⁻2 है इसी में प्लस से गुणा कर देंगे, किससे 10⁻2 से, तो यह कट जाएगा, सिर्फ 4.2 बच जाएगा, जिसको आप कह देंगे इतना सेंटीमीटर है। तो यह क्वेश्चन मेरे 11 था। अब देखिए 12 जो है इसी से रिलेटिव है, ठीक है। तो 12 को भी आप समझ लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग 12 को लगाएंगे। 12 में आपसे क्या कह रहा है, बारह देखिए कहा है कि प्रश्न 4.11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। अब यह जो आपने देखा कि जो यह इसमें इलेक्ट्रॉन भेजा गया चुंबकीय क्षेत्र इसके अंतर्गत, और इलेक्ट्रॉन उसके लंबवत भेजा गया, परंतु वृत्ताकार पथ पर क्या करने लगा गति करने लगा। तो वही कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता है उसके परिक्रमण काल
आवृत्ति का, आप उसके जो परिक्रमण काल की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी हम आवृत्ति निकाल लेते हैं। पहले जो चीजें पता है उसको हम लिख लेते हैं। लेकिन देखिए आवृत्ति ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, इसका आवर्तकाल। अगर आपको आवर्तकाल पता रहेगा, आवर्तकाल अगर टी का मान पता रहेगा तो आप आसानी से आवृत्ति निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि आवृत्ति v बराबर क्या होता है, 1/t होता है। ठीक है, आप इससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाला जाए इसे। तो देखेंगे जब हम पहले जो चीजें हमको पता है हम लिख लेते हैं। हमको पता है इलेक्ट्रॉन का वेग पता है, ठीक है। और उसका हम आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल बराबर आप लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चाल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वेग होगा। तो यहाँ पर दूरी की बात हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। यानी इसकी परिधि इसकी क्या कहलाएगी, दूरी। तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक। यह तो हो गया दूरी। अब वेग, अब कितने के वेग से गति कर रहा है, यह हो जाएगा v। इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्तकाल t बोलेंगे, ठीक है। यह आपका आवर्तकाल निकल गया। अब इसी आवर्तकाल से हम क्या निकालेंगे, आवृत्ति। यानी v बराबर क्या होता है, 1/t। यानी 1/t का मान क्या है, 2πr बटा में v कितना है, v हो जाएगा। यह आवृत्ति न्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। v की तरह बनता है, इसको न्यू बोला जाता है, ठीक है। यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा आपका v/2πr हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ से निकालेंगे अभी आवृत्ति को, ठीक है। तो आइए देखा जाए कि क्वेश्चन में किस प्रकार से क्या कह रहा है। तो पहले जो जो चीजें पता है पहले उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। हमको पता है इलेक्ट्रॉन का वेग, हम क्या हो सकता है पढ़े लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वह कितना है, 4.8 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो आपको आवश्यकता किस चीज की पढ़ने वाली थी, आपकी आवश्यकता पढ़ने वाली 2πr/v। तो आपने यहाँ v लिख लिया, आपको r चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या जो आपने निकाला भी, r बराबर कितना निकाला था, 4.2 × 10⁻2 मीटर आपने निकाला था, ठीक है। अब यह हो गया। तो यानी आपने यहाँ पे सब मान तो निकाल ही लिया है। तो आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, आवर्तकाल जिसको आप क्या बोलते हैं, कैपिटल T, बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी बटा में वेग, यानी v आपका हो जाएगा। तो देखिए वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा, इसलिए उसका जो परिधि होगा वही उसकी चली गई दूरी होगी। नहीं, परिधि की जो माप होती कितनी होती है, 2πr, ठीक है। अब उसका जो वेग की हम बात करेंगे तो उसका वेग जो क्या होता है, v, ठीक है। यानी आपने t बराबर यह निकाल दिया है। तो और आप एक चीज और जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग यानी r बराबर, एक चीज इसमें और आपसे पूछा है, क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है या नहीं। अभी आपने निकाला था कि r बराबर, आपने निकाला था कि mv/ev, आपने ये लिखा था कि mv बटा क्या लिखा था आपने, ev लिखा था। तो यही r जगह हम मान रख सकते हैं, 2π या v गुणे हाई r जगह हम क्या रखेंगे, mv/ev। हाई v से v क्या हो गया, कट गया। तो t बराबर आप देखिए 2π बटा क्या आ गया, ev। यानी समय में तो वेग नहीं मिला, लेकिन एक चीज और भी आपसे ये पूछा है कि इसका आवर्तकाल जो बताना, उसमें बताना है कि जो इसकी आवर्तकाल नहीं बल्कि आवृत्ति में बताना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है या नहीं। तो आवृत्ति निकाल दीजिए। यहाँ पर आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटा इसका आवर्तकाल यानी t होता है। तो हो जाएगा 1/2π बटा क्या होगा, Eb। तो Eb कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा Eb/2π, ठीक है। हम सभी के मान को रख सकते हैं। तो आप देखेंगे Eb। और हाँ, एक चीज यह भी पूछा है कि जो इसका उत्तर आपको मिलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन के वेग इस पे निर्भर करेगा।
तो इस फार्मूले में देखेंगे आप, तो इस फार्मूले में आपको वेग कहीं भी मिलने वाला नहीं है, तो इसमें कोई आपको वेग मिल रहा नहीं है। तो फिर उसके बाद चलिए, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर v से v कटेगा, यम छूट गया, यहाँ यम भी रहेगा, तो यहाँ पर यम होगा, तो 2 पाई यहाँ भी यम होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, यम होगा। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 पाई स्मॉल यम बराबर ई का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। बी का मान देखिए कितना दिया गया था, यहाँ पर 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 4 था, ठीक है, बटा 2। पाई का मान आपको 3.14 रख देंगे, गुणे यम देखिए यहाँ पर कितना है, यम आपका है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31। अब इसी को हल करना है, तो चलिए इसको हल किया जाए। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0.1 अंक पे, यहाँ पे भी 1 अंक पे, इससे क्या हो जाएगा 1.6, इस दशमलव से दशमलव क्या होगा यार, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक काम हम और कर सकते हैं, जो ये पाई का मान आपने रखा है, तो पाई का मान आप 22/7 भी रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 22/7 रखिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जब, तो यहाँ से इस दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, ऊपर बचा 1.6 गुणे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 65 गुणे, दोनों पावर जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 10 की पावर माइनस 23 बटा में, तो यह हो जाएगा 2 गुणे, और हाँ ये देखिए बटा में कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणे 22 गुणे 91 गुणे 10 की पावर माइनस 31। तो आप इसको काटिए, 13×5 65, 13×7 91, ठीक है। अब यह 7 से यह 7 भी क्या हो गया, कट गया। अब आप इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो वहाँ पर देखिए हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 16×5 80, यानी 8.0 यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 गुणे 10 की पावर माइनस 23 बटा, अब उसके बाद 22 गुना कितना हो जाएगा 44 गुणे 10 की पावर माइनस 31। इसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/44 गुणे 10 की पावर माइनस 23, सही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 31 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, तो इसको आप 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, और 4 से इसको आप काटेंगे जब, यह कितनी बार में कटेगा 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यह आ गया 2/11 गुणे, इसमें से अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से आपको भाग करना है इसमें, तो चलिए 11 से भाग करना है 2 में, 11 से आप भाग करेंगे जब 2 में, तो देखिए कितनी बार भाग जाएगी आपकी, तो 2 से भागने 0 का 0 एक बार में, यहाँ कितना आ गया 9.0, तो आप इसमें जब भाग करेंगे तो 11 × 8 = 88 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, 0.0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार, यही आपका आएगा, जो मान आएगा 0.181, फिर 8 बार जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा 8 है, गुणे 10 की पावर कितना रहेगा 8 रहेगा। अब उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं आप, और इसका जब इतना आ जाएगा तो आप दशमलव इधर खिसकाएंगे, तो इधर जब एक अंक खिसका देंगे तो यह हो जाएगा 1.818 गुणे, जब दशमलव इधर है तो एक घात घट गया, घात घट के कितनी हो जाएगी 7, इतना क्या आएगा हर्ट्ज आएगा, यानी आवृत्ति है ना, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होगा हर्ट्ज, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, अगर आपका आंसर लाना है तो एक घात और इधर कम बढ़ाएंगे दशमलव, तो एक घात और कम हो जाएगी, यानी हो जाएगा 18.18 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो इस 10 की पावर 6 को हम लोग कहते हैं मेगा, तो हो जाएगा 18.18 मेगा हर्ट्ज, क्या हो जाएगा मेगा हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा मेगा हर्ट्ज, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए।